नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का कृषि स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने ये पढ़ रहे थे, हम लोग पौधों में पुष्पन की अनोखी अवस्था, अनोखी और असाधारण कलियां पढ़ रहे थे, या ये हम लोग पढ़ लिए थे। इसके आगे हम लोग पढ़ रहे थे कि बांस की कुछ प्रजाति पढ़ रहे थे। तो जीवन में ये एक बार ही ये अपना फूल देते हैं। ये आम, इसका समय चक्र कितना होता है? तो 500 से 1000 वर्ष के विकास के बाद होता है। इसका परिणाम क्या होता है? तो बहुत बड़ी संख्या में फल और बीज पैदा करने के लिए बांस का बहुत बड़ी संख्या में फल और बीज पैदा करने के बाद बांस का पूरा जंगल स्वतः ही सूखकर मर जाता है। ये हम लोगों ने इस पर कल बात किए थे हम लोग। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहाँ तक बढ़े थे? नीला कुरेंजी, एस्टेब्रेंथस कुंथियाना के बारे में हम लोग पढ़े थे, जो 12 वर्ष में एक बार ये फूल देता है। इसका पिछला इतिहास क्या रहा है कि पिछला बार सितंबर अक्टूबर 2006 में ये देखने को मिला था ये फूल, और उसके बाद सितंबर अक्टूबर में ही 2018 मिला था। अगला बार उगने की जो संभावना है सितंबर अक्टूबर में ही 2030 में है। इसका फूल किस रंग का होता है? तो ये नीले रंग का होता है, ये आगे बताया गया होगा इसमें भी। हाँ, इसका स्थान देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो भारत के दक्षिणी राज्यों में जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाया जाता है। आगे देखते हैं ये पर्यटकों का आकर्षण कैसे खींचता है, पर्यटकों को अपने तरफ आकर्षित कैसे करता है। जब ये इसमें फूल आते हैं तो पूरी पहाड़ी नीले रंग की चादर की तरह दिखाई देने लगती है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग लाखों पर्यटक आते हैं। ये हम लोगों ने कल्टीसाइड इसको किए थे, हम लोग खत्म कर दिए थे। आगे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जंतुओं में प्रजनन प्रवस्था और जनन चक्र। जंतुओं में जनन प्रवस्था और जनन चक्र के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सजीवों, विशेषकर मादा स्तनधारियों फीमेल मैमल्स में जनन प्रवस्था के दौरान अनेक अंडाशय सहायक वाहिकाओं से हार्मोन में लगातार चक्रीय बदलाव होते हैं। इस बदलाव के आधार पर जनन चक्र दो भागों में बांटा गया है। इसमें साफ साफ कह रहा है कि मादा स्तनधारी जो होती है, सजीवों में जो मादा स्तनधारी होती है, वो जनन प्रवस्था के दौरान, जब जनन प्रवस्था शुरू होती है, उस समय अंडाशय सहायक नलिकाओं से होकर हार्मोन में लगातार चक्रीय बदलाव होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, कितने दिन पर होता है? तो 28 दिन पर यह पूरा चक्र होता है, 28 दिन पर। ये कभी कभी इसका डेट चेंज भी हो जाता है, कभी कभी 28 दिन करता है, कभी कभी 30 दिन, कभी कभी 31 दिन भी हो जाता है। तो मेनली रूप से आप लोग याद रखिएगा 28 दिन। चलिए आगे देखते हैं। मध चक्र के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये किस में होता है? इसमें गैर प्राइवेट स्तनधारियों में पाया जाता है। गैर प्राइवेट स्तनधारियों में पाया जाता है। एक मिनट रुकिएगा, परिभाषा इसमें दिया गया है। नॉन प्राइवेट मादा स्तनधारियों के अंडाशय और हार्मोन में होने वाले चक्रीय परिवर्तन के कारण होता है मध चक्र। नॉन प्राइमेट मादा स्तनधारियों में अंडाशय और हार्मोन से होने वाले चक्रीय परिवर्तन को मध चक्र कहते हैं। यहाँ आसान भाषा में दे दिया गया है कि स्तनधारियों में अंडाशय और हार्मोन में होने वाले परिवर्तन, चक्रीय परिवर्तन को मध चक्र कहते हैं। सिंपल रूप में याद रखिएगा इसको। अगला देखिएगा लक्षण इसके क्या है, क्या क्या लक्षण होंगे जब ये आपका मध चक्र स्टार्ट होगा महिलाओं में।
मादा में, तो ये कैसे अपना लक्षण दिखाएगा। तो इस चक्र के दौरान मादा के शरीर में तीव्र लैंगिक इच्छा यानी कि हीट पीरियड्स पैदा होती है। इसमें गर्भाशय की भीतरी दीवार इंडोइशियम टूटकर शरीर से बाहर खून के रूप में नहीं बहती, बल्कि शरीर के अंदर ही सोख ली जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है। जो इंट्रोइशियम है, ये टूटकर शरीर के अंदर ही टूटकर खून के रूप में बाहर नहीं निकलती है, बल्कि ये अंदर ही सोख ली जाती है। ये जो इंडोइशियम है, जो ये दीवार टूटती है तो ये अंदर ही सोख लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं इसको। जैसे उदाहरण इसमें दिया गया है कि गाय, कुत्ता, भेड़, चूहा, हिरण, शेर और चीता में कौन सा चक्र होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मध चक्र होता है। चलिए आगे देखते हैं ऋतुस्राव चक्र, मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम लोग जानेंगे। प्राइमेट में वो नॉन प्राइमेट था, ये नॉन प्राइमेट था। चलिए ऋतुस्राव चक्र, मासिक चक्र के बारे में समझते हैं हम लोग। आज सोच रहे हैं कैसे भी करके चैप्टर समाप्त करने के लिए, लास्ट क्लास होने वाली है, नहीं तो 10-15 मिनट की एक और क्लास हो जाएगी, उसमें आप लोगों का खत्म हो जाएगा। या फिर सोच रहे हैं कि आज ही लंबा क्लास लेकर खत्म कर दिया जाए। तो इसका देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो परिभाषा दिया गया है यहाँ पर देखिए। तो प्राइमेट मादा स्तनधारियों के प्रजनन अंगों में होने वाले मासिक चक्र परिवर्तनों को ऋतुस्राव चक्र या मासिक धर्म कहते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जो प्राइमेट मादा स्तनधारियों में प्रजनन अवस्था के दौरान होने वाले मासिक चक्रीय परिवर्तन को ऋतुस्राव चक्र या मासिक चक्र कहते हैं। हाँ, ये होता है मनुष्य में 28 दिन होता है, ये वाला होता है, वो उसका डेटा गलत था, 28 से 30 दिन होता है। 30 दिन पर ये मासिक चक्र जो होती है बदलता रहता है। उसका हमें ध्यान पर ही नहीं था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है या नॉन प्राइमेट हो रहा है। तो इस बात को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। अगला है लक्षण। यह चक्र के अंत में गर्भाशय की भीतरी दीवार इंडोइशियम और रक्त वाहिकाएं टूट जाती है, जिससे योनि मार्ग से रक्त और बलगम का स्राव यानी कि ब्लीडिंग होती है, शरीर से बाहर होता है। ब्लीडिंग के रूप में शरीर से बाहर हो जाता है। ध्यान से एक बार और समझिएगा। इस चक्र में अंतःस्राव, गर्भाशय की भीतरी दीवार इंडोइशियम, ये और रक्त वाहिकाएं दोनों टूटकर योनि के माध्यम से रक्त और बलगम के स्राव से शरीर से बाहर निकलते हैं। रक्त और बलगम का स्राव शरीर से बाहर निकलता है, किसके माध्यम से, तो योनि मार्ग के माध्यम से। ये जो होती है मासिक चक्र किसमें होती है, तो मनुष्य में होती है, बंदर में होती है, चिंपैंजी में होती है और लंगूर में होता है। मेन रूप से 3 पूछा जाता है, लेकिन एक्स्ट्रा में आप लोग लंगूर को भी याद रख लीजिएगा। अगला देखिए, प्राकृतिक में पाए जाने वाली जंतु जनन के समय के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक में पाए जाने वाले जंतु जनन के समय के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मौसमी प्रजनक यानी कि विशेष मौसम में ही आप लोगों को ये प्रजनन करेगा, यानी कि संतान को जन्म देगा। ये जीव केवल अपने अनुकूल समय में ही जनन के चक्र को पूरा करते हैं और संतान पैदा करते हैं। ये पूरे साल जनन नहीं कर सकते। उदाहरण जैसे मेढक, छिपकली, अधिकांश पक्षी, हिरण और जंगली जानवर के बारे में। इसमें कौन सी होती है, तो मौसमी प्रजनक प्रक्रिया होती है। आगे देखिएगा,
सतत प्रजनक यानी कंटिन्यूअस ब्रीडिंग। ये जीव अपनी पूरी जनन प्रवस्था के दौरान किसी भी समय पूरे साल जनन करने के लिए सक्षम रहते हैं। ये कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, लेकिन ये जनन करने की क्षमता रखते हैं। पूरे साल जनन करने के लिए सक्रिय और सक्षम रहते हैं। जैसे मनुष्य, दुधारू पशु और पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां, ईटीसीबी इत्यादि भी हो सकता है। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं लैंगिक जनन की घटनाएं। लैंगिक जनन की घटनाएं, तो लैंगिक जनन की कौन कौन सी घटनाएं होती है यहाँ पर हम लोग देखेंगे। लैंगिक जनन की जो घटनाएं होती है वो उसको 3 भागों में बांटा गया है और जो सभी लैंगिक जीवों में समान होते हैं। निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं यानी कि निषेचन होने से पहले की घटना क्या क्या होती है। तो पहला देखिए इसमें दिया गया है, इसमें युग्मकों का निर्माण और उसका मिलन यानी कि स्थानांतरण शामिल है। युग्मक का निर्माण होगा और उसका मिलन यानी कि स्थानांतरण होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, युग्मक जनन गेमिटोजेनेसिस होगा। नर युग्मक, नर और मादा अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु या नर या मादा। नर में बनता है आपका शुक्राणु और मादा में बनता है अंडाणु। तो नर और मादा युग्मकों का निर्माण होगा। इसमें पहले जो नर होगा उसमें नर शुक्राणु बनेगा, जो मादा होगी उसमें अंडाणु बनेगा। तो दोनों का निर्माण होगा। दोनों अलग अलग शरीर में अभी भी है, एक नर में है एक मादा में। तो उसके बाद क्या होगा, समयुग्मकी। जब नर और मादा युग्मक दिखने में एक जैसे हो, जैसे कुछ शैवाल जो क्या होते हैं, उसके नर युग्मक और मादा युग्मक दिखने में एक समान जैसे होते हैं। विषम युग्मनजी दिया है, विषम युग्मनजी। इसमें जब नर यानी कि नर और मादा युग्मक अलग अलग हो, जैसे मनुष्य, विषम युग्मनजी में आएगा। ये इसके विपरीत लिंग भी होते हैं, इसलिए विषम युग्मनजी में आएगा। ये किस में आएगा, तो पेड़ पौधों में आएगा। ये भी अलग ही होगा, लेकिन ये दूसरा होगा। मनुष्य खासकर पूछेगा मनुष्य किस में आएंगे, तो विषम युग्मनजी में आएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला आएगा आपका युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण कैसे होगा, तो अधिकांश जीवों में नर युग्मक गतिशील होते हैं। अधिकांश जीवों में नर युग्मक गतिशील होते हैं और मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। और यहाँ पर दिया गया है, पौधों में यह प्रक्रिया परागण कहलाती है। पौधों में जो प्रक्रिया होती है ये परागण कहलाती है। इसमें दूसरा देखिएगा, निषेचन, फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया गया है। फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, तो उसमें कौन सी घटनाएं होगी मादा के शरीर में। नर और मादा युग्मकों का संलयन होकर युग्मनज बनने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। नर और मादा युग्मकों का मिलना या संलयन होना युग्मनज बनने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। युग्मक बनने की प्रक्रिया, गैमेट बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो निषेचन कहलाती है। बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि बाह्य निषेचन, ये आपकी कहाँ होगी, जिस शरीर से बाहर निषेचन कौन से जीव करते हैं, तो निषेचन शरीर के बाहर आमतौर पर जल में शरीर के बाहर होता है। इसमें संतान असुरक्षित होते हैं। इसमें संतान जो होता है इसकी खतरा बहुत ज़्यादा होती है। संतानों की उत्पत्ति न होने की चांस बहुत कम होती है, असुरक्षित होती है। वैसे तो मेढक है, इसमें अधिकांश मछलियां हैं जो क्या करती है, आमतौर पर शरीर से बाहरी निषेचन अपना करती है। अगला देखते हैं, आंतरिक निषेचन यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन। निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है
और भ्रूण अधिक सुरक्षित रहता है। ये जो होता है मादा शरीर के अंदर होता है और इसमें भ्रूण अधिक सुरक्षित रहता है, अधिक यानी कि बहुत अच्छे से रहता है, वहाँ पर उसकी कोई परेशानी नहीं होती है। और इसका उदाहरण जो दिया गया है तो मनुष्य, पक्षी और सरीसृप यानी कि सांप के बारे में कहा गया है, सरीसृप। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनिषेक जनन, जो बिना निषेचन का ही जनन कर लेता है, यानी कि बीज या फल बना लेता है, बिना निषेचन का ही बन जाता है, तो वो किसमें आएगा? अनिषेक जनन में आएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यह एक अद्भुत प्रक्रिया है। यह एक अद्भुत प्रक्रिया है जिसमें मादा युग्मक बिना निषेचन के ही नया जीव बना लेते हैं, जो बिना निषेचन के ही नया जीव बना लेते हैं। एग्जाम्पल में कौन होगी? एग्जाम्पल में आपकी मधुमक्खी आ जाएगी, रोटी फर्श आ जाएगा, रोटी फर्श आपका छिपकली आ जाएगी इसी में। अगला देखिएगा, इसमें निषेचन पश्च घटनाएं, यानी कि निषेचन होने के बाद कौन कौन सी घटनाएं होगी। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, निषेचन होने के बाद कौन कौन सी घटनाएं होगी, निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं। पहला इसमें दिया गया है युग्मनज। युग्मनज यह द्विगुणित यानी कि डिप्लॉइड होता है। यह द्विगुणित डिप्लॉइड होता है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जोड़ने वाली कड़ी है। यह एक दूसरे को जोड़ने वाली पीढ़ी की कड़ी है। युग्मनज क्या होगा? ये डिप्लॉइड होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि युग्मक नज कैसा होता है तो डिप्लॉइड होता है। ये यहाँ से एक सवाल बनेगा। अगला देखते हैं, भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव क्या होता है? एम्ब्रियोजेनेसिस। युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? तो भ्रूणोद्भव कहलाती है। इसमें कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदीकरण होता है। इसमें कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदीकरण होता है। आगे देखते हैं, भ्रूणोद्भव एम्ब्रियोजेनेसिस में कौन सी प्रक्रिया होती है? युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया होती है। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा या फिर शॉर्ट नोट्स में आप लोग नोट करते चलिएगा। अगला दिया है जंतुओं के प्रकार, किस विकास के आधार पर। जंतुओं का जो आधार दिया गया है वो विकास के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? तो अंडप्रजक यानी कि जो अंडा देते हैं, जो जीव अंडा देते हैं, जैसे पक्षी, सरीसृप, इनमें भ्रूण का विकास शरीर के बाहर होता है और खतरा अधिक होता है। ये जो अंडे देते हैं इसमें भ्रूण का विकास बाहर होता है और इसमें काफी ज्यादा खतरा भी होता है। अगला देखते हैं, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपका सजीव प्रजा, विविपेरस। जो जीव सीधे शिशु को जन्म देते हैं, जैसे कि मनुष्य क्या देता है? तो शिशु को बच्चा देता है, न कि अंडा देता है। और जो अधिकांश स्तनधारी होते हैं, अधिकांश, वो सब भी आपके सजीव प्रजक होते हैं। इसमें भ्रूण मादा के शरीर के अंदर सुरक्षित रहता है और पोषण प्राप्त करता है। तो इसमें सजीव प्रजक में क्या होता है? तो ये भ्रूण मादा शरीर के अंदर सुरक्षित रहता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि पूछ देगा कि सजीव प्रजक में कौन शरीर के अंदर सुरक्षित रहता है, तो आपको कौन हो जाएगा? भ्रूण, मादा भ्रूण जो हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हुआ और अपने 5 वीडियो हो गया है आपका। ये था आपका पार्ट 5 बायोलॉजी चैप्टर 1 का, और ये हो गया आपका चैप्टर एंड। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको नोट्स
और क्लास की सारी नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 चैप्टर 2 को लेकर, जिसका नाम है पुष्पिपाद उपमलैंगिक जनन। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।